अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम ख़ान अगले नए अफोरिज़म्स के साथ। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम अफोरिज़म्स पे ख़ासकर जो अफोरिज़म्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं उस पे हम बहस करेंगे। तो पहला और दूसरा अफोरिज़म्स थोड़ा सा इंटर रिलेटेड थे। अगले जो 3 अफोरिज़म्स है, अफोरिज़म नंबर 3, 4 और 5, इस पे आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि इसमें डॉक्टर हानवन असल में हमसे कहना क्या चाहते हैं। तो पहले चलते हैं अफोरिज़म नंबर 3 को रीड करते हैं और इसका जो बेसिक थीम है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अफोरिज़म नंबर 3 को मैं पढ़ता हूँ। इफ़ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स what has to be cured in disease, that is in each individual case of disease, any knowledge of disease। यहाँ पे डॉक्टर हानमन ये 3, 4 और 5 जो अफोरिज़म है इसमें फिजिशियन के जो सिफ़ात है इसके मतलब फिजिशियन होने के जो रिक्विजिट्स हैं इसके मतलब डॉक्टर हानमन डिस्कस कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर एक फिजिशियन ये जान ले कि डिज़ीज़ के अंदर हर एक इंडिविजुअल केस ऑफ जो डिज़ीज़ है उसके अंदर क्या चीज़ है जो क्योरेबल है। याद रखें, जो पेशेंट हमारे पास आता है और हमें अपना दुखड़ा सुनाता है, सारी सिम्टम्स बताता है, हर चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती। ठीक है, डिज़ीज़ हमारे यहाँ इसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। वी कंसिडर डिज़ीज़ प्राइमरली इज़ अ डायनामिक डिस्टर्बेंस। तो जब डायनामिकली ये हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है तो ये कुछ मजमूए अलामात पैदा करता है। तो उसमें कुछ अलामात जो है आपकी पैथोलॉजीज़ को, आपकी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री को चेंज करते हैं, पैथोलॉजीज़ क्रिएट करते हैं। तो हमारे यहाँ उस पैथोलॉजी को होली सोली डिज़ीज़ नहीं कंसिडर किया जाता, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है ना जी, यानी डिज़ीज़ के साथ जो पेक्यूलर सिम्टम्स हैं और जो अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस हैं, तो इसीलिए डिज़ीज़ से होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से हरगिज़ ये ना समझा जाए कि ये कोई स्पेसिफिक ऑर्गन इन्वॉल्व है और उसी का इलाज जारी है। नो, वी बिलीव ऑन होलिस्टिक अप्रोच। अगली बात ये करते हैं, इफ़ यू क्लियरली परसीव what it is in medicines which heals, that is in each individual knowledge of medicinal power। दूसरी शर्त ये होनी चाहिए कि इसके पास मेडिसिनल पावर की नॉलेज होना चाहिए, यानी मटेरिया का नॉलेज। और वी नो दैट आवर मेडिसिन्स हैव बीन प्रूव्ड ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो हर एक मेडिसिन का साइट ऑफ एक्शन, पैथोजेनेटिक एक्शन, ये हमें मालूम होना चाहिए। If he applies in accordance with well-defined principles what is curative in medicine to what he has clearly recognized to be pathological in the patient, कहता है कि अब ये जो नॉलेज है इसको वो अप्लाई करे so that cure follows, that is if he knows in each particular case how to apply the remedy most appropriate by its character selection of remedy, यानी वो लॉ ऑफ सिमिलर को अप्लाई करना जाने, यानी वो जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है, जैसे हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सिमिलम रेमेडी क्या है, उसको यानी पहले डिज़ीज़ को समझे होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर मेडिसिन्स को समझे, और फिर मेडिसिन्स को सेलेक्ट करना और उसको अप्लाई करना ये समझे, और करेक्ट डोज देना ये समझे, एंड रिपीट द डोज एग्जैक्टली व्हेन रिक्वायर्ड, यानी पैथोलॉजी का पूरा नॉलेज और रिपीटिशन का पूरा नॉलेज उसके पास हो। एंड लास्टली इफ इन ईच केस ही नोज द ऑब्स्टिकल्स टू क्योर एंड हाउ टू रिमूव देम, शिफा के रास्ते में हायल जो रुकावटें हैं उनको कैसे वो जाने, ऑब्स्टिकल्स को, और उनको दूर करना वो जानता हो, सो दैट रिकवरी इज़ परमानेंट। तो रिकवरी परमानेंट होती है एज़ पर अफोरिज़म नंबर 2, जैसे हमने मयारी शिफा का जो मयार था वो हमने पढ़ा था। देन ही नो हाउ टू ट्रीट थारोली एंड एफिकेशियसली एंड इज़ अ ट्रू फिजिशियन।
बस यही आदमी ट्रू फिजिशियन हो सकता है कि वो पहले डिजीज़ के कंसेप्ट को समझे, फिर मेडिसिन्स को समझे, फिर मेडिसिन के सिलेक्शन, करेक्ट डोज और रिपीटिशन को समझे, और शिफा अगर स्टार्ट हो जाए, मरीज़ जो है वो उसका जो क्योरिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए, तो उसके माबैन उसके रास्ते में अगर ऑब्स्टिकल्स आती हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करना जाने, तो ये एक ट्रू फिजिशियन है। अफॉर्ज़म नंबर 3 में इसके मुतल्लिक़ डॉक्टर हानमन ने बताया। बाज़ लोग इस अफॉर्ज़म नंबर 3 को पढ़ाते हुए ये कहते हैं जी यहाँ देखें, यहाँ डिज़ीज़ का ज़िक्र किया है, यहाँ डिज़ीज़ का ज़िक्र किया है। बाज़ ना जो होम्योपैथ हैं वो कहते हैं वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिज़ीज़, तो इसको डिनाई करते हैं। इसको हम कतन डिनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो पेशेंट है तो उसको डिज़ीज़ है तो वो पेशेंट है। तो पेशेंट, डॉक्टर हानमन ने बारहा वर्ड यूज़ किया है सिक पर्सन। सिक पर्सन वो होता है जिसकी सारी बॉडी इन्वॉल्व हो। सिक जो है, सिकनेस जो है ये एज आ होल के लिए यूज़ होता है। तो डॉक्टर हानमन ने ये जो डिज़ीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं किया। आगे इंशाल्लाह हम अफॉर्ज़म्स में पढ़ेंगे जहाँ डॉक्टर हानमन हमें मना करते हैं कि डिज़ीज़ के जो पैथोलॉजिकल लेबल्स हैं इससे अवॉइड करें। पैथोलॉजिकल या जी ये डिज़ीज़ है जी, इसको फ़लानी डिज़ीज़ है, तो जब आप इसको अवॉइड करेंगे तो आपकी सोच महदूद नहीं होगी, क्योंकि डिज़ीज़ को स्पेसिफ़िक ऑर्गन के इर्द गिर्द घूमती है। जो उसका जो असल डिज़ीज़ है वो एक डायनामिक डिस्टर्बेंस है और उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो किसी ऑर्गन पे हावी होता है। तो उस ऑर्गन को ही कुल समझ के हम इलाज करेंगे तो वो इलाज नहीं होगा। हाँ, आप पूरी बॉडी को कंसिडर करें, आप पेशेंट को कंसिडर करें, उसने इस डिज़ीज़ को कैसे परसीव किया, कैसे रिएक्ट किया, इस डिज़ीज़ के साथ उसके जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो कितनी मुतासर हुई, उसके सोशल इंटरेक्शंस कितने मुतासर हुए। हाँ, तो फिर जाके आपका पेशेंट परमानेंट क्योर होगा। वगरना आप एक डिज़ीज़ को उठा, मिसाल के तौर पे आप लीवर में सिर्फ चेलिडोनियम ही दें इसलिए कि चेलिडोनियम का लीवर पे इफेक्ट है, तो वो परमानेंट ठीक नहीं होगा। हाँ, टोटलिटी ऑफ सिम्टम अगर चेलिडोनियम कवर कर रहा है तो चेलिडोनियम उसको परमानेंट क्योर कर देगा। तो अफॉर्ज़म नंबर 3 में ये इन्होंने थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है। असल में हम एक अफॉर्ज़म को उठा के पढ़ते हैं और अपना मतलब दे देते हैं, लेकिन उसके साथ जो इंटर रिलेटेड अफॉर्ज़म्स हैं या उसको आगे जाके बयान किया है, तो मतलब निकालना चाहिए तब जब आप बाकी उसके इंटर रिलेटेड जो है अफॉर्ज़म्स पढ़ लें। हमारे यहाँ मसला ये है, एक जुमला होता है उठो मत बैठो, इसके दो मतलब है, उठो मत बैठो, और एक है उठो मत बैठो, एक्सट्रीमली अपोजिट। तो मसला ये है कि एक जुमला पढ़ लेते हैं, एक अफॉर्ज़म पढ़ लेते हैं और अपने राय काम कर देते हैं और कहते हैं भाई हानमन ने तो ये बात कही थी, लेकिन उस बात को छोड़ देते हैं जिस उस अफॉर्ज़म को छोड़ देते हैं जिस अफॉर्ज़म में उन्होंने पिछले अफॉर्ज़म को डिफ़ाइन किया है। तो ये इंतहाई ज़रूरी है। कंप्लीट बात करने के लिए आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए और हर सवाल का जवाब ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में मौजूद है। चलते हैं जी अफॉर्ज़म नंबर 4 की तरफ। द फिजिशियन इज़ लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ़ ही नोज द थिंग्स दैट डिस्टर्ब इट, दैट काज एंड सस्टेन इलनेस, एंड इफ़ ही नोज हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम हेल्दी पीपल। जैसे देखें जी, हेल्थ को मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया था, एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड, इमोशंस, and on a physical level and a general level and on a social level, an altered state of mental, physical, general and social, not only the absence of disease or symptoms। तो अब डॉक्टर हानमन यहाँ कहते हैं कि फिजिशियन की एक सिफ्त ये भी है कि वो हेल्थ का प्रिजर्वर होता है, उसको पता है कि कौन सी चीज़ हेल्थ को डिस्टर्ब करती है और कौन सी चीज़ जो है इसकी एक मेंटेन काज बनी रहती है। और अगर ये भी जान जाए कि इन काजेशंस को दूर किया जाए और जिस चीज़ से हेल्थ जो है वो ख़राब होती है, इंसान बीमार होता है, इनको रिमूव किया जाए, चाहे वो एक्सटर्नली है या चाहे इंटरनली है, चाहे उसका ताल्लुक़ मरीज़ के माहौल से है या उसके अपने बदन के अंदर जो फंक्शंस है, सेंसेशंस है, उसकी अल्ट्रेशंस है। तो ये शख्स
अफॉर्ज़म नंबर 4 पे बात हो रही है जी। हम बात कर रहे थे प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के हवाले से। तो एक अच्छा होम्योपैथ जो है उसके पास कम्युनिटी ऑफ मेडिसिन का नॉलेज भी होना चाहिए। इसको ये मालूम होना चाहिए कि हेल्थ जो है वो किन अवामल से जो है वो ख़राब होती है। यानी यहाँ पे अगर मैं डाइट के हवाले से बात करूँ तो एक अच्छे होम्योपैथ को एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट भी होना चाहिए, न्यूट्रिशन के मतलब भी मालूम होना चाहिए। आजकल के हमारे यहाँ जो हम खुराक खा रहे हैं ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। क्यों? देखें, जो ऑर्गेनिक फूड है ये जिस्म की ज़रूरत है, और ऑर्गेनिक फूड के लिए इसके अंदर 5 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 5 उसमें नंबर 1, द फूड free from the food must be free from pesticides. Number 2, the food must be free from fertilizers. हम खा रहे हैं। The food must be free from हार्मोनल इंजेक्शंस। ये जो ब्रायलर चिकन है ये खुदारा अपने केसेस में, खासकर क्रॉनिक केसेस में, लीवर डिजीज़ में, कैंसर के केसेस में आप ये बंद करें। इनको आर्सेनिक के इंजेक्शन भी लगते हैं, और आर्सेनिक ऐसी चीज़ है जब ये आपके बॉडी में अंदर एंट्री करता है तो ये किसी भी चीज़ से डिटॉक्सिफाई नहीं होता किसी भी तरीके से, या ये कब्र में आपके साथ ही जाता है। तो ये अननेचुरल खुराक बंद करवाए पेशेंट से। तो पहला फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, हार्मोनल इंजेक्शंस। चौथा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल हो रही है। एंड द फिफ्थ वन इज़ द मोस्ट डेंजरस वन, दैट इज़ genetic engineering. And for your kind info, the genetic engineering of broiler chicken is similar to pig. इसीलिए 40 दिन में बड़ा हो जाता है, 30-40 दिन में। जो मुर्गी 5 से 6 महीने में बड़ी होती है वो ये हार्मोनल इंजेक्शंस और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसको बड़ा किया जाता है। क्यों? अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और ह्यूमैनिटी आज क्यों कैंसर बढ़ता चला जा रहा है? बहुत सारे उसमें आप दूध को उठा लें, उसमें भी जूसेस को उठा लें, उसमें भी मिलावट ही मिलावट। तो पेशेंट्स ख़ास कर उनको ये बताया करें कि ख़ुराक पे खुसूसी तवज्जो दें। इसके अलावा अगर कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो याद रखें, बाज़ का जो मेंटल डिजीज़ है, मेंटल डिजीज़ आर लाइक ये बंदा बाज़ ना डिल्यूजन की दुनिया में रहता है। ठीक है, तो अवेयरनेस इज़ अ क्योर, डिजीज़ इज़ डिल्यूजन। मेंटल डिजीज़ के हवाले से अगर बात की जाए, अवेयरनेस इज़ क्योर। बाकी अवेयरनेस से मुराद यहाँ कहने का मकसद ये है कि आप पेशेंट को अवेयर करें कि भाई जो आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, जो आप परसीव कर रहे हैं, योर परसेप्शन इज़ रॉन्ग, ये यू नहीं है, यू है, रियलिटी ये है। ठीक है, तो पेशेंट की काउंसलिंग करना, तो ये हेल्थ की प्रिजर्वेंस में सारी बातें आती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो कॉज करती हैं डिजीज़ को, मेंटेनिंग कॉज बन जाती है, उसको रिमूव करना एक फिजिशियन का काम बनता है। यानी आप इस अफॉर्ज़म की फॉर्म नंबर 4 की आपको समझ आ गई होगी। अभी चलते हैं फॉर्म नंबर 5 की तरफ। In addition, it will help the physician to bring about a cure if he can determine the most probable exciting cause in an acute case and the most significant phases in the evolution of the chronic disease। देखें, एक्यूट केस में और क्रॉनिक केस के स्टेजेस, जब वो एक स्टेज यहाँ से यहाँ एवेलुएट करता है तो वहाँ आपने एग्जैक्टिंग कॉज देखनी है। देखें, एग्जैक्टिंग कॉज को पहले समझे। एग्जैक्टिंग कॉज भी फिज़िकल हो सकती है, इमोशनल और मेंटल भी हो सकती है।
फिज़िकल में मिसाल के तौर पर एन एक्सपोजर टूवर्ड कोल्ड और हीट वेदर, या बंदा भीग गया है, या खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ें खा ली और खा गया, कोई भी एक्साइटिंग कॉज बन सकती है। या कोई इसका कोई इमोरल एक्ट है, वो भी एक्साइटिंग कॉज बन सकती है। या किसी ने इसके ऊपर गुस्सा कर दिया, या इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, गुस्सा इसने दबा दिया, या इसकी इंसल्ट हो गई, या इसका ह्यूज लॉस हो गया, तो ये मेंटल इमोशनल फिजियोलॉजिकल लेवल पे एक्साइटिंग कॉज। तो एक्साइटिंग कॉज को भी आपने खातर मिलाना है और उसको भी आपने रिमूव करना है एक्यूट केस में और एवेलुएटेड स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक केसेस में। enabling him to discover its underlying cause, usually a chronic miasm। एक एक्साइटिंग कॉज है और एक फंडामेंटल कॉज है। फंडामेंटल कॉज में क्रॉनिक मायाज़म है। जब तक आप क्रॉनिक केस में, पुराने अमराज में आप मायाज़म को रिमूव नहीं करते हैं तो आपका जो क्योर है वो परमानेंट नहीं है, वो फॉर अ वाइल होगा, मरीज़ बार बार आपके पास आएगा। फंडामेंटल काज यानी मायाज़म क्या है, मायाज़म पे हम इंशाल्लाह बाद में अगले फॉर्म्स में, आइंदा फॉर्म में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक जुमले में इसको समझ लीजिए। मायाज़म इज़ अ डिस्पोजिशन टुवर्ड्स सर्टन टाइप ऑफ डिजीज़। मायाज़म इज़ अ डिस्पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस सर्टन टाइप ऑफ डिजीज़। सोरा अपनी किस्म की डिजीज़, अपने टाइप की डिजीज़ पैदा करेगा, सिफिलिटिक एक डिस्ट्रक्टिव टाइप की डिजीज़ पैदा करेगा, और साइकोटिक हाइपर फंक्शनिंग टाइप डिजीज़ पैदा करेगा। तो वो आपकी पैथोलॉजीज़ को समझ के आप फैसला कर सकते हैं, मरीज़ की मेंटल इमोशनल स्टेट को समझ सकते हैं कि ये कौन सा मायाज़म अंदर इस वक्त है मरीज़ के अंदर, या मल्टीपल मायाज़म्स का शिकार तो मरीज़ नहीं है। इन दिस यू शुड कंसिडर द एविडेंट फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। कहता है क्रॉनिक पेशेंट में लाजमी है कि आप मरीज़ का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखें। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जी? उसका अल्टर्ड स्टेट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, उसका मूड, उसकी नेचर, उसकी एक्टिविटीज़, उसका वे ऑफ लाइफ, उसकी आदत, उसकी सोशल पोजीशन, उसकी फैमिली रिलेशनशिप्स। ठीक है, जैसे बाज़ लोगों को अपने बच्चों के साथ नेचुरल लव नहीं होता, बाज़ औरतों को अपने बच्चे अपने हस्बैंड के साथ नेचुरल लव नहीं होता, तो उसकी बीमारी के बाद अगर इस रिलेशनशिप में, उसकी सोशल पोजीशन में कोई भी अल्ट्रेशन आती है तो ये उसका फिज़िकल एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। तो ये ज़रूरी है क्रॉनिक केस को क्योर करने के लिए। उसकी उम्र क्या है, उसका सेक्सुअल लाइफ क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें, केस टेकिंग तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर हानमन अभी हमें थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा डिज़ीज़ का कंसेप्ट बता रहा है। अब डिज़ीज़ का आपको समझ आ गई ना कि डिज़ीज़ के साथ हम जब ये सारे मामला उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन मिलाते हैं तो तब हमारे पास आके एक नेचुरल मॉर्बिड पिक्चर सामने आती है, जो कि एक नेचुरल डिज़ीज़ है बॉडी के अंदर। फिर ऐसे ही सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज़ हमें एंटर करनी होती है और पेशेंट को 100% क्योर करना होता है। होपफुली आपको ये फॉर्म नंबर 3, 4 और 5 समझ में आ गया होगा। अगले फॉर्म्स के साथ फिर हाजिर होऊंगा, और अगले फॉर्म्स में हमें डिज़ीज़ को थोड़ा सा और खोल के बयान करेंगे डॉक्टर हानमन। तो मेरा काम है अब तक उनका मैसेज पहुंचाना। थैंक यू सो मच।